दूसरे चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पिछला टॉपिक वो था अपने दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, उसमें मंदिर और राजा। यानी कि दक्षिणी मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो वहां पर जो शहरीकरण है वो किस प्रकार से हुआ, मंदिर कैसे बने और राजा कैसे बना। हमने एक चीज देखी कि जो 5000 ईसा पूर्व जो शहर या नगर थे वो बनना प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। और जो शहर या नगर बनते थे उनके कई प्रकार थे। शहर कैसे बने या किस तरह से बने, तो 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे कि जो कह सकते हैं जो शहर है वो कई तरह के थे, शहर कई तरह के थे, जिनमें 3 मैंने आपको बताए थे। बताइए कौन कौन से। मंदिर के चारों ओर, हाँ, व्यापार के केंद्र के रूप में, और शेष शाही शहर। यानी कि 3 शहर बने। वो कैसे बने। पहला, मंदिर के चारों ओर लोग आकर बसते चले गए और आगे चलकर उसने कस्बे और शहर का रूप ले लिया। उसके बाद में व्यापार होता था, तो उस व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत से लोग अपनी जगह को छोड़कर ऐसी जगह जाकर बसने लगे जहां से उनको व्यापार करने में क्या होती थी, आसानी होती थी। इसीलिए लोग यहां से वहां पहुंच गए और वहां कस्बा बन गया, कस्बों से वो क्या बन गया, शहर। अब जो चीज बच गई वो बच गई शाही शहर। लेकिन शाही शहर का इसमें कहीं भी विवरण नहीं दे रखा है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2 प्रकार के शहरों के बारे में। पहला शहर वो जो कौन सा बना, मंदिर के चारों ओर आकर बस गए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मंदिर के चारों ओर आकर कैसे बसे होंगे। गांव छोड़ के आ गए, देखा कि मकान टूटे, मंदिर टूटा हुआ है, चलो ठीक है मंदिर का काम करवा लेते हैं, अपन यही रुक जाते हैं। वो रुक गया, उसका परिवार आ गया, फिर दूसरा परिवार आ गया, फिर अलग कोई आ गए। तो करते करते बहुत से लोग इस मंदिर के चारों ओर आकर बसने लग गए और उन्होंने क्या किया, मंदिर का पुनर्निर्माण कर लिया या अलग अपने प्रकार के कई नए मंदिर बना लिए। पहला जो मंदिर मिला वो कौन सा था, बताया था मैंने, देवालय, ठीक है, देवता का निवास स्थान देवालय, ठीक है। और ये जो किससे बना हुआ था, कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से बना हुआ था, कच्ची ईंटों से बना हुआ था, देवालय था, देवता की मूर्ति इसमें स्थापित होती थी, ठीक है। अब आगे चलकर जो मंदिर बने वो पक्की ईंटों से बनने लग गए। और यहाँ के जो प्रमुख देवी देवता थे वो कौन कौन से थे बेटा, उर देवता और इनाना। उर कौन था, उर में चांद का देवता, चांद का नहीं, चंद्रमा का, चंद्रमा का। ठीक है। और इनाना कौन थी, प्रेम व युद्ध की देवी, प्रेम और युद्ध की देवी। और जो मंदिर थे वो किसके बनाए जाते थे, ईंट के द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है। और जैसे वक्त बदलता चला गया तो जो मंदिर का आकार था वो भी क्या है, बढ़ता चला गया। भाई ईंटों के बने, पहले कच्ची ईंटें आई, फिर पक्की ईंटें बनने लगी, ईंटों के मंदिर बने। पहले मंदिर छोटे होते थे लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ते बढ़ते जो मंदिर थे उनका आकार क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। अब जो मंदिर होते थे उनके मंदिर के चारों ओर जो क्या होता था, एक खुला आंगन होता था। मंदिर के चारों ओर क्या है, एक आंगन होता था और कमरे बने हुए रहते थे, जैसे ऐसे बना हुआ है। अब जैसे ये मंदिर है, ये मान लीजिए यहां पर मूर्ति है, इसके चारों ओर ये आंगन खुला हुआ है और यहां पर क्या बने हुए हैं, कमरे, ये कमरे बने हुए हैं और इसके चारों तरफ जो आंगन है वो बिल्कुल खुला है। तो मंदिर की विशेषता पढ़ रहे हैं बेटा, हम याद रखेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया के मंदिर की विशेषता बताइए, तो आप ये क्या बताएंगे कि जो मंदिर हुआ करते थे वो कच्ची ईंटों के बने पहले, तो फिर पक्की ईंटों के बनने लग गए, इनका आकार बढ़ने लग गया। यहाँ के जो मंदिरों के जो प्रमुख देवी देवता थे वो थे उर और इनाना, ठीक है।
वक्त के साथ साथ मंदिरों का जो आकार था वो क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था। ठीक है, और इनके जो क्या होता था, खुला आंगन होता था। ये देखो खुला आंगन, खुला आंगन, यानी मंदिर के आगे जो आंगन होता था वो क्या होता था, खुला, यानी खुला आंगन, और चारों ओर कमरे। विशेषता देखते जाओ, चारों ओर कमरे, यानी कि मंदिर के खुला आंगन होता था मंदिर के सामने, और इसके चारों ओर क्या होते थे, कमरे बने हुए रहते थे। आप लिख लीजिए इनको कि दक्षिण मेसोपोटामिया में जो मंदिर की विशेषता है वो हम पढ़ रहे हैं, कच्ची ईंटों के फिर पक्की ईंटों के मंदिर का जो आकार था वो बढ़ता चला गया। उसके बाद में मंदिर से बना हुआ है, मंदिर में क्या है, खुला आंगन हुआ करता था, और मंदिर के चारों ओर क्या थे, कमरे बने हुए थे। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जब यहां पर खुदाई की गई तो पहले के कुछ मंदिर मिले हैं, पहले की कुछ मंदिर मिले हैं जो बिल्कुल सेम घर की तरह बने हुए थे। घर जैसे उस समय के जो घर थे वैसे ही मंदिर बने हुए थे। ठीक है, जैसे ये भी घर और ये मंदिर, ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा ना कुछ भी। तो जो प्रारंभिक जो मंदिर थे, प्रारंभिक मंदिर थे वो क्या थे, किसकी तरह दिखते थे, घर की तरह दिखते थे। प्रारंभिक मंदिर घर की तरह दिखते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता था। देखो ये दिख रहा है ना बिल्कुल घर की तरह ही, लेकिन जो मंदिर की दीवारें होती थी उसमें और मकान की जो दीवारें होती थी उसमें क्या होता था, अंतर होता था। अब कैसे अंतर होता था कि जो मंदिर है उसकी जो बाहरी दीवारें थी वो कुछ अंतराल के बाद में क्या होती थी, भीतर और बाहर की तरफ होती थी। जैसे ऐसे गई दीवार, फिर ऐसे गई, 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 ऐसे। ये तो मंदिर की है, और ये हो गया मकान। अंतर पता लग गया, यानी कि अंतर पता लग गया आपको। कैसे, मैंने एक चीज कही कि जो मंदिर होते थे और जो मकान होते थे उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य मकान में रहता है वैसे ही भगवान का निवास स्थान क्या है, मंदिर भी उसका क्या है, घर। तो भाई जब मनुष्य घर में रह रहा है तो भगवान को भी अपन घर दे रहे हैं मंदिर के रूप में, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता था। लेकिन केवल एक ही अंतर दिखता था ज्यादातर, कि जो मंदिर की दीवारें थी, बाहर की दीवार, बाहर की, मंदिर के बाहर की जो दीवार थी वो क्या होती थी, बाहर से अंदर, बाहर फिर अंदर, अंदर बाहर, इस प्रकार से वो दीवारें बनी हुई थी। ये डिफरेंस था जो वहां का जो मंदिर और वहां के मकानों में। समझ में आ गया? यस सर। ये विशेषता हो गई, ये विशेषता हो गई मंदिर की। दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो मंदिर है उसकी विशेषता में आप क्या लिखेंगे कि मंदिर ईंटों के बने हुए रहते थे, कुछ मंदिर छोटे थे, कुछ बड़े थे, उनको बड़ा किया गया। ठीक है, मंदिर पक्की ईंटों से बना हुआ, बाद में प्रारंभिक मंदिर और जो मकान थे उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। प्रारंभिक मंदिर की जो बाहर की जो दीवार होती थी वो क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंदर बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहती थी। ठीक है, मंदिर में क्या होता था, खुला आंगन, और इस आंगन के चारों ओर क्या होते थे, कमरे बने हुए थे। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब है, अब जैसे ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में ये देवता विराजमान है यहाँ पर, तो आप ये कहेंगे कि जो देवता है वो पूजा का केंद्र होता था। आप मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कहाँ करेंगे, मूर्ति के सामने ही करेंगे ना। तो उस समय भी यही था कि जो मंदिर में जो मूर्ति होती थी, मूर्ति वो क्या है, पूजा का प्रमुख केंद्र होता था। और लिख लीजिए आप इसमें कि जो मूर्ति होती थी वो पूजा का प्रमुख केंद्र होता था। अब उस समय जो वहां के देवी देवता थे, यानी कि उस समय के जो वहां पर देवी देवता थे, उसको प्रसन्न करने के लिए या खुश करने के लिए, उसके लिए क्या करते थे, वो अन्न, दही,
मछली। याद रखेंगे कि उस समय के जो लोग थे मेसोपोटामिया के, वो भगवान के समक्ष अन्न, दही और मछली लाते थे, यानी मछली का भोग लगाते थे। उस समय के जो दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग हैं वो क्या करते थे, अपने देवता के सामने अन्न, अनाज, दही और जो मछली है उसका क्या लगाते थे, भोग लगाते थे। अब मछली लाते थे या उसका भोग लगाते थे, उसका प्रमाण क्या मिला है कि जो पुराने जमाने के कुछ मंदिर थे ना, पुराने जमाने के जो कुछ मंदिर थे उसके आंगन में मछली की परतें मिली है, मछली की जो परत होती है ऊपर की वो वहां पर चिपकी हुई मिली है। तो इससे ये पता लग जाता है कि उस समय के जो लोग थे भगवान के सामने प्रसाद या भोग के रूप में किसको चढ़ाते थे, मछली को चढ़ाते थे। और इसका प्रमाण क्या मिला है कि कुछ मंदिरों की जो फर्श होती थी आंगन, उस पर क्या है, मछली की हड्डी की परतें जमी हुई मिली है, यानी मछली की हड्डी, यानी मछली की हड्डी की जो परतें हैं वो आंगन के ऊपर जमी हुई मिली है। अब जैसे ये मंदिर मिला है, ये मंदिर है, ये देवता है, यहाँ पर फर्श है। अब इस फर्श के ऊपर मछली की हड्डियों की परतें मिली हुई है, छड़ी हुई, तो आप यही तो मानेंगे ना कि देवता को प्रसन्न करने के लिए किसका भोग लगाते थे, मछली का भोग लगाते हैं। यानी कि उस समय भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीव का भोग लगाते थे। आज भी देख लीजिए आप, बहुत से ऐसे भगवान है जहां पर हम जीव हत्या कर लेते हैं, बलि चढ़ा देते हैं और उनका भोग लगा देते हैं। ठीक है, तो उस समय अन्न, दही और मछली का क्या करते थे, वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसका भोग लगाते थे। यहां पर समझ में आ गया? यस सर। अब एक होता है बेटा आराध्य देव, बहुत ज्यादा पूजनीय आराध्य देव। तो उस समय भी वहां पर क्या होता था, आराध्य देव होता था। और जो आराध्य देव है वो खेतों की और मछली के क्षेत्रों की और पशुधन जो होता है, जैसे आराध्य देव खेतों की, मत्स्य क्षेत्रों की, पशुधन, इसका आदि का स्वामी माना जाता था। यानी कि जो आराध्य देव था उसे खेतों का स्वामी यानी खेतों का रक्षक, मछली के जो क्षेत्र थे उनका रक्षक, और जो भी पशुधन है उसका रक्षक या उसका स्वामी माना जाता है। आज भी आप देख लीजिए बहुत से ऐसे देवता हैं जिनको हम अलग अलग देवता मानते हैं। जैसे तेजा जी हैं, तो तेजा जी के लिए अपन खुद क्या कहते हैं कि ये गायों के रखवाले हैं, गाय के रखवाले हैं। तो ये आराध्य देव हो गए गाय के लिए, हमारे लिए कि हमारी गौ माता का जो आराध्य देव जिनकी रक्षा कौन करेगा, तेजा जी महाराज। तो अलग अलग, जैसे काबू जी है ऊंटों के। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जीवों की रक्षा के लिए भी कुछ भगवान ऐसे होते हैं, या जो एक कह सकते हैं आराध्य देव, जो किसकी रक्षा करते हैं, खेतों की, आपके विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की, या फिर पशुधन की। तो उनको क्या है, इनका क्या मानते हैं, स्वामी मानते थे। उस समय भी दक्षिण मेसोपोटामिया में ये क्या करते थे, एक आराध्य देव होता था जिसके लिए कहते थे कि जो हमारा आराध्य देव है वो हमारे खेतों की, हमारे मत्स्य क्षेत्रों और हमारे पशुपालन का क्या है, स्वामी है, या इनका क्या है, रक्षक है। यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। मिटा दूं ये? यस सर। बुक है ना आपके पास? यस सर। साथ लेके बैठते हो क्या? यस सर। और लिखते भी हो? यस। क्या लिखा? लिखा है। हाँ, लिखा नहीं क्या? आराध्य देव खेतों, मत्स्य क्षेत्र, पशुधन हाँ, आदि का। और एक मंदिर की विशेषता मैंने आपको लिखवाई थी कि मंदिर की विशेषता क्या क्या थी। चाहो तो आप अपनी किताब में भी उस चीज को अंडरलाइन करके बाद में लिख लेना। अब देखिए यहाँ की जो जमीन थी वो क्या थी, उसमें उपजाऊपन था। यानी कि मेसोपोटामिया यानी दक्षिणी जो मेसोपोटामिया थी उसकी जो जमीन थी उसमें बहुत ज्यादा क्या था, उपजाऊपन होता था। लेकिन
उपजाऊपन होने के बाद भी, यानी जमीन उपजाऊ है, उसके बाद भी यहां पर कई बार जो यहाँ की कृषि है वो संकट के दौर से गुजरती थी, संकट के दौर से। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो खेती थी या खेत थे वो क्या है, उपजाऊपन के दौर से गुजरते थे, उपजाऊपन था यहाँ पर जमीनों में, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां होती थी कि यहाँ पर कृषि को लेकर क्या हो जाता था, संकट उत्पन्न या समस्या उत्पन्न हो जाती थी, ठीक है। अब इसका कैसे हुआ, कई बार तो क्या है कि जो फरात नदी है, फरात नदी उफान पर, उफान यानी बहुत ज्यादा पानी आ जाना, और जब इसमें फरात नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाता था तो ये क्या है, जो फसल होती थी उसको क्या कर देती थी, नष्ट, यानी पूरी फसल पानी में डूब जाती थी। कहने का मतलब उपजाऊपन मिट्टी है, पानी भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता था कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में संकट का दौर आ जाता था कृषि के क्षेत्र में। और कृषि के क्षेत्र में संकट का दौर कैसे आता था, एक तो ऐसे आ जाए कि तेज बारिश हो गई, ज्यादा बारिश, तो जो फरात नदी है उसमें क्या है, पानी उफान लेने लग जाए, बहुत ज्यादा ऊपर तक चला जाए, और जब पानी नदी से बाहर निकल जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा, तो वो कहां पहुंच जाएगा, खेतों में, फसलों में, और फसलों को क्या कर देगा, वो नष्ट कर देगा। एक तो ये बता रखा है इसमें कि भाई इस प्रकार से जो कृषि है वो संकट के दौर से गुजर लेती है। और या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो नदी की धाराएं हैं जो खेतों में आती थी नॉर्मली, वो धाराएं क्या है, अपना रास्ता बदल, भाई नदी बह रही है, नदी की कई धाराएं खेतों में आ रही है, अब ये धाराएं क्या है, खेतों में नहीं जाकर अपना क्या बना देगी, रास्ता बदल देगी। अब यहाँ पर खेत ऐसे कैसे सूखे रह जाएंगे, जिसकी वजह से भी यहाँ की जो कृषि है वो संकट के दौर में आ जाती है। दो प्रकार का संकट बता दिया, एक संकट तो यहाँ पर क्या बताया कि फरात नदी उफान पे आ जाए, या फिर कभी कभी क्या है कि जो नदियां होती है उसकी जो धाराएं होती हैं वो क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है, और जब रास्ता बदल जाएगी तो खेत क्या हो जाएंगे, सूखे, खेत क्या हो जाएंगे, सूखे, और जो फसल या जो कृषि हम कर रखी है खेत में वो क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? yes, अब ये तो हो गई प्राकृतिक yes, विपदाएं। प्राकृतिक विपदाएं यानी कि प्राकृतिक विपदा किसकी, कृषि के ऊपर, कृषि के ऊपर संकट की प्राकृतिक विपदाएं दो है, यानी कि कृषि किस प्रकार से नष्ट होती थी या कृषि के ऊपर किस प्रकार का संकट आता था प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से दो प्रकार से संकट आता था। पहला संकट तो मैंने ये बता दिया कि फरात नदी में पानी ज्यादा आ गया, उफान पे आ गई, खेतों में क्या बढ़ जाएगा, पानी पानी, फसल डूब जाएगी, नष्ट हो जाएगी, एक तो ये हो गया। या फिर कभी कभी आपने फसल बो दी, अब जब पानी आने की बारी आई नदी में तो नहर ने क्या किया, नदी ने क्या किया, अपना जो मार्ग है या जो अपनी धाराएं हैं वो क्या कर ली, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर ली, धाराएं अलग बहने लग गई, जो खेत बने हुए थे, जो फसल उगी हुई थी वहां पर पानी पहुंचा ही नहीं, और जब पानी नहीं पहुंचा तो सिंचाई नहीं हो पाई, और जब सिंचाई नहीं हो पाई तो यहाँ की जो फसल और जो कृषि जो चीजें थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ये चीज तो हो गई आपकी प्राकृतिक। अब कई बार क्या होता है, फसल प्राकृतिक रूप से नष्ट हो गई, और कई बार वहां पर क्या होता था, मानव निर्मित समस्याएं भी आ जाती थी। मानव निर्मित यानी कि मानव निर्मित, ये तो प्राकृतिक हो गया, भाई प्रकृति से हमें क्या क्या फसल को नुकसान हुआ, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती थी जो मानव खुद कृषि को क्या कर देता था, नष्ट कर देता था, उनकी वजह से भी यहाँ की जो कृषि है या जो फसल है वो क्या हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। अब क्या है, जैसे उदाहरण समझाना पड़ेगा आपको, मानव निर्मित कैसे होता था, देखिए आप,
जैसे ये पानी की धारा बह के आ रही है, समझना आप इस चीज को, ये पानी की धारा बह के आ रही है, तो यहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, यहां पर कोई गांव है और एक गांव यहां पर है, ये पानी ऐसे बह के आ रहा है धारा, और इस धारा से इस गांव को और इस गांव को क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तो यहां पर लोग रह रहे हैं और यहां पर लोग रह रहे हैं। तो ये जो ऊपरी क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं, भाई पानी यहां से बह रहा है, पानी यहां से बहता हुआ नीचे आ रहा है, पहले इस गांव में आया बहता हुआ और फिर यहां से कहां आ गया, नीचे की ओर आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहां से जो जल धारा बहती है, ये क्या करते हैं कि जैसे यहां से जल बह रहा है, ये देखो जल, ये नहर है, जल धारा है, इन लोगों के खेत है यहां पर, ये खेत मान लीजिए, यहां पर एक गांव है और ये उनके खेत है, यहां पर एक गांव है और ये इनके खेत है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, बता रहा हूं मैं किस प्रकार का संकट उत्पन्न होता है सिंचाई और कृषि में। तो ये लोग क्या करते थे, इस धारा का ज्यादातर पानी क्या है, अपने खेतों की ओर मोड़ लेते थे। भाई सबसे पहले पानी इधर आ रहा है, तो ये क्या करते थे, अपने खेतों में इस पानी को ज्यादा मोड़ लेते थे, तो नीचे पानी कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम कम आएगा ना। अब नीचे कम आएगा तो कहीं ना कहीं फिर तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी, खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, और खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो यहाँ के लोगों को गुस्सा आएगा, यहाँ के लोगों को गुस्सा आएगा तो ये ऊपर वाले से क्या करने चले जाएंगे, लड़ाई, लड़ाई, ये लड़ाई करने चले जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो एक वजह मैंने आपको बताई है कि प्राकृतिक तो हमने देख लिया, मानव निर्मित जो संकट कैसे आया फसल का, वो ऐसे आया कि ये धाराएं जो बहती है, तो धाराएं ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, और इन धाराओं में क्या है कि ऊपर वाला जो इलाका है उसमें लोग रहते हैं, और इसके जो आसपास की ये जैसे ये लोग रह रहे हैं, अब इसके पास में जो पानी की धारा जा रही है, इस धारा को क्या कर लेते थे, वो अपनी ओर ज्यादा मोड़ लेते थे, यानी कि इस धारा का ज्यादा पानी अपने खेतों की ओर ये लोग क्या कर लेते थे, मोड़ लेते थे, और इससे जो नीचे क्षेत्र वाले लोग होते थे इनको पानी नहीं मिल पाता था, यानी नीचे वाला जो क्षेत्र था उसको पानी नहीं मिल पाता था, यानी नीचे वाला जो एरिया था वो पानी से क्या रह जाता था, वंचित रह जाता था। ठीक है, सर धाराओं को कैसे मोड़ते थे? देखो मैं आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात। जैसे अब गांव में देखा है अपने खेतों में, पहले, आज तो स्प्रिंकलर सिस्टम हमारे आ गए, पहले जो ढोरे बनाए जाते थे पानी के बहने के, मानते हैं आप? यस सर। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे ये एक ढोरा बह रहा है पानी का, देखना आप, ठीक है, यहां मेरा खेत है, अभी आप कोई छोटा सा ढोरा छोड़ दो, आप हनुमानगढ़ साइड में जाइए, नहरें बनी हुई है, नहरें बनी हुई, नहर बहती रहती है, तो कई लोग चालाक जो व्यक्ति होते हैं ना, वो नहर में पाइप डालकर पूरा पानी अपनी तरफ पहले खींच लेते हैं, अपनी तरफ पहले, तब जब लास्ट तक नहर का पानी जाएगा वहां तक तो बहुत कम हो जाएगा। ऐसे तो धारा भी इस प्रकार से बह रही है, जैसे पानी का एक दोहरा जा रहा है, ये मान लीजिए दोहरा जा रहा है, यहाँ पर मेरा खेत है, मैं क्या करूंगा, इस धारा को तोड़कर, इसको नुकसान पहुंचा के इसको तोड़कर सारा का सारा पानी मेरे खेत की तरफ मोड़ दूंगा। अब जो आगे जो पानी जाने वाला था वो कम होगा कि ज्यादा होगा, फिर कम कम होगा। तो ये क्या है, हो गया पूरा पानी मैंने ले लिया, अब यहाँ पर बेचारे नीचे जो रहने हैं थोड़ा सा, उनके खेतों में पानी नहीं आ रहा, अब ये क्या करें, तो इनके खेत तो खराब होंगे, फसल सूख जाएगी। तो ये चीजें हैं, तो ये ऊपर रहने वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, धारा का जो मुख है पानी का, वो क्या है, अपने खेतों की ओर मोड़ लेते थे, जिससे क्या होता था कि जो नीचे बसे हुए लोग हैं उनको पानी नहीं मिल पाता था। समझ में आ गया यहां तक? एक तो पर सर उस जमाने में तो पाइप होते ही नहीं थे। अरे बेटा अब कैसे समझाऊं तेरे को मैं, चलो एक बार दोबारा समझाता हूं। पाइप वाली बात छोड़ दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं,
नहर बह रही है, नदी, एक धारा बह रही है, समझना। ये मेरा खेत है, पाइप नहीं है, ये एक हल्की सी नदी बह रही है, धारा बह रही है, इसको तोड़कर कुछ भी करके मैं क्या कर दूंगा, अपनी ओर मोड़ लूंगा इस पानी को। पाइप नहीं है मान लीजिए, छोड़ दीजिए आप, तोड़ के मैं क्या कर लूंगा, एक नाला बना लूंगा मेरी खेत में आने के लिए पानी को, और पूरा पानी किसके खेत में आएगा, फिर ऊपर वाले के खेत में आएगा। अब समझ में आया? यस सर। या फिर पाइप लगाए? नजर आ गया। हाँ हाँ ठीक है, यानी कहने का मतलब एक नाला बना हुआ है, खुला नाला बह रहा है, उस नाले को तोड़कर पानी को अपनी तरफ मोड़ लिया। ठीक है, तो पहला तो मानव निर्मित समस्या ये आ गई। ठीक है, उसके बाद में ये लोग क्या करते थे, आपको पता है कि जब पानी बहता है तो पानी के बहने के साथ साथ कुछ गाद भी आती है, गाद, कचरा या गीली मिट्टी का एक गाद जो होती है वो भी पानी के साथ क्या है, बहकर आती थी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, अपने हिस्से की जो गाद है वो नहीं निकालते थे। यानी कि कहने का मतलब, ये नाला आ रहा है, ये एक नाला चला दिया, नाला पानी का बह के आ रहा है, खेती के लिए, सिंचाई के लिए आ रहा है, धारा, अलग धारा, नहर नहीं आ रही है, धारा आ रही है। नहर तो बहुत तेज होती है, नहर को कहां मोड़ेंगे, नहर में से एक धारा निकाल के लेके आ गए हम। अब वो धारा का पानी भी स्लो हो गया और आराम से खेतों में चला भी जाता है। अब क्या होता था कि ये जो धारा आ रही है, तो ऊपरी क्षेत्र के जो लोग होते थे ना, जैसे धारा ऐसे बह के आ रही है, तो ये अपने साथ क्या है, गाद लेके आती है, गाद, गाद, मिट्टी की जो गाद होती है ना वो ज्यादा लेके आती है। तो गाद क्या है, इस धारा में क्या है, जमती चली जाती है, और जब गाद बैठती जाएगी ना तो आगे जो पानी का फ्लो होता है या पानी की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, कम। तो ये लोग क्या करते थे, जानबूझकर जो गाद जम जाती थी ना उनके यहाँ पर, गाद मिट्टी की, जैसे पानी को मैंने अपनी तरफ मोड़ लिया, अब यहाँ पर मिट्टी मिट्टी रुक गई, तो ये लोग क्या करते थे, जानबूझकर ये जो गाद जम जाती थी ना इसको नहीं हटाते थे। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि ये पानी है ना वो नीचे जाए नहीं, और उनके फसल क्या हो जाए, नीचे वाले गांवों के फसल और कृषि क्या हो जाए, खराब हो जाए, ये सोचते थे ऐसा। तो कहने का मतलब, मानव निर्मित सिंचाई को क्या क्या समस्याएं आई। पहली समस्या तो ये आ गई कि ऊपरी क्षेत्र के जो लोग थे वो क्या थे, धारा के पानी को अपनी ओर मोड़ लेते थे, तो नीचे तक पानी नहीं जा पाता था। प्लस ऊपरी क्षेत्र के जो लोग थे, धाराओं में जो जमने वाली जो गाद है उसको ये साफ नहीं करते थे, और साफ नहीं करने की वजह से जो पानी है वो नीचे तक पहुंच नहीं पाता था। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये दो चीज हो गई भाई, एक तो धाराओं में जल रोक लिया, गाद को साफ नहीं किया, अब पानी नहीं जा रहा है नीचे, तो इनको क्या आ जाएगा, गुस्सा, और गुस्सा आ जाएगा, ये इनके पास क्या है, लड़ाई करने चले जाएंगे। ये कहेंगे भैया हमारे हिस्से का पानी भी तुम ही ले रहे हो, और हमारे जो पानी बहकर आ रहा है वो गाद यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, तुम उस गाद को साफ क्यों नहीं करते। तो इनके दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों गांवों के बीच में क्या हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। इस प्रकार का विवरण आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि पानी को लेकर गांवों के बीच में क्या होता था, झगड़ा। और झगड़े की मेन वजह क्या बता दी मैंने, एक तो धाराओं का पानी पहले मोड़ देते थे ऊपर वाले, और जो धाराओं में गाद जम जाती थी उसको भी ऊपर वाले क्या करते थे, साफ नहीं करते थे, और साफ नहीं करते थे तो नीचे तक पानी आता नहीं था पूरी तरह से, और सारा पानी यही यूज में ले रहे थे। तो इन लोगों को क्या आ जाता था, गुस्सा, और गुस्सा आ जाता था तो ये ऊपर वाले लोगों से क्या करने चले जाते थे, लड़ाई लड़ने या झगड़ा करने चले जाते थे। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। अब देखो, लड़ाई हो गई, अब लड़ाई से थोड़ा आगे चलते हैं। यहां इनके बीच में क्या हो गई, लड़ाई। अब लड़ाई हो गई तो हर गांव का क्या होता था, एक मुखिया होता था, मुखिया। हर गांव का एक क्या होता था, मुखिया। तो वो क्या है, अपने एक गांव का क्या करते थे,
नेतृत्व करते थे। और जो मुखिया लड़ाई जीतता था वो क्या करता था, जैसे एक व्यक्ति है गांव का मुखिया, दो गांवों के बीच में लड़ाई हुई, दो गांवों के बीच में लड़ाई हुई, तो जो मुखिया जीत गया तो वो क्या करता था, जीतने के बाद में अपने साथियों या अपने लोगों को खुश करने के लिए जिसको जीता है उसका माल क्या करता था, लूट लेता था, और लूटकर अपने साथियों को वो माल बांट देता था। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि दो गांवों के बीच में झगड़ा होता था। अब दो गांवों के बीच में झगड़ा हुआ तो इसका मुखिया और इसका मुखिया, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ये जीत गया तो ये इसको लूट लेगा, और ये जीत गया तो ये इसको लूट लेगा, और लूट कर जो सामान लाया वो क्या करेगा, अपने साथियों को या अपने लोगों को क्या कर देगा, बांट देगा। बांटने से क्या होगा, उसका जो रुतबा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि लूटे हुए माल को क्या कर देता था, आपस में बांटकर उनको खुश कर देता था। समझ में आ गया? यस सर। यानी कि जो मुखिया होता था वो अपने लोगों को खुश करने के लिए, भाई खुश करेगा ना, भाई अपने लोगों को खुश करेगा तो उसको मुखिया के पद पे रखेंगे वो लोग। और खुश कैसे करता था कि लड़ाई लड़ी तो जो भी लड़ाई लड़ने के बाद वो जीत गए और जो माल लूट लिया उसको वो क्या करता था, अपने लोगों को दे देता था। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे और मुखिया को अपना सर्वे सर्वा मानते थे, मुखिया को ही अपना सब कुछ क्या करते थे, वो मानते थे। फिर जिन लोगों को जीत लिया, भाई जैसे ये गांव है, ये गांव है, इस गांव ने इसको जीत लिया तो इसके लोगों को क्या बना लेते थे, ये बंदी। पहले बंदी बनाने का प्रोसेस होता था, भाई एक तो लूट के माल बांट दिया, और जो जो लोगों को लूटा है या उनको हराया उनको क्या कर लेता था, ये बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे। ठीक है, बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे और इनसे क्या काम करवाते थे, चौकीदारी का, चौकीदारी और नौकर, अपना नौकर बनाकर इनको क्या करते थे, रखते थे। यानी जीतने वाला जो मुखिया होता था लूट लेता था, लूटने का जो सामान था अपने साथियों में बांट देता था, प्लस जिनको हराया उनको क्या बना लिया, बंदी। बंदी बनाकर अपने यहाँ पर क्या करवाता था, चौकीदारी, और उसको अपने यहाँ पर क्या रखता था, वो नौकर रखता था। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, हो गया ना। अब क्या हुआ, जैसे दो गांवों के बीच में युद्ध होता था तो जिस मुखिया ने युद्ध लड़ा जीत गया तो वो ज्यादा समय तक मुखिया नहीं रहता था, वो क्या है, कुछ समय बाद में चला जाता था और फिर एक नया मुखिया बनता था। लड़ाइयां चलती थी, युद्ध चलता रहता था दो गांवों के बीच में या कस्बों के बीच में, और इसमें जो मुखिया होता था वो पूरे अपने गांव का नेतृत्व करता था। और मुखिया का जो काम था वो यही था कि अपना प्रजा का क्या करे, वो नेतृत्व करे। और जब वो मुखिया युद्ध जीत जाता था तो ज्यादा लंबे समय तक वो क्या था, मुखिया नहीं बना रहता था, यानी मुखिया नहीं रहता था, आज है तो कल कोई दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को ये लगने लग गया कि यार हम लूटपाट कर रहे हैं, आपस में लूट रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो आगे चलकर जो मुखिया बना उसने ये सोचा कि ये लूटपाट, ये लड़ाई तो कर दो बंद, और हमें क्या करना चाहिए, जनता का कल्याण। यानी कि अब लूटपाट इन्होंने क्या कर दी, बंद कर दी, और इनका अब एक ही मकसद रह गया कि अब हमें क्या करना है, जनता का कल्याण करना है। यानी जनता के हित के लिए जो भी कार्य है वो हमें करने हैं, यानी जनता के कल्याण के ऊपर अधिक ध्यान देना इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और कई प्रकार की नई नई संस्थाएं खोली। पहले तो क्या थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, मार काट करते थे, माल लूट लेते थे, नौकर बना लेते थे, चौकीदार बना लेते थे, लेकिन और मुखिया भी बदलते रहते थे अलग अलग गांव के। लेकिन आगे चलकर इन्होंने क्या सोचा कि
इस प्रकार से कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी करें, ऐसा काम करें जिससे क्या हो, हमारी ये जो जनता है उसका क्या हो, कल्याण हो। आगे चलकर इन्होंने क्या कर दिया, जनता के कल्याण के लिए कई प्रकार की नई नई जो संस्थाएं हैं उनको खोलना प्रारंभ कर दिया। प्लस अब जैसे जो भी, और फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जो भी मुखिया विजेता होता था, जैसे युद्ध तो होता था, लड़ाई होती थी, तो जो भी मुखिया विजेता होता था वो क्या करता था, अपनी जीती हुई राशि, यानी कि जो भी मुखिया जीत जाता था वो अपनी जीती हुई जो राशि है वो क्या है, भेंट के तौर पर देवता को समर्पित कर देता था। देवता को समर्पित, यानी कि पहले तो क्या होता था, लूट लिया, बांट दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, खुश कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसको लगा कि यार मैं जीत रहा हूं, क्यों ना मैं जीतने के धन से या पैसों से अपने गांव का भला करूं, जनता का कल्याण करूं, प्लस जो रकम या जो मुझे पैसा मिला है जीतने के बाद में उसको मैं क्या करूं, देवता को समर्पित कर दूं, या उस भगवान के लिए, या उस भगवान जिस मंदिर में भगवान रह रहे हैं उस मंदिर के लिए मैं कुछ ना कुछ कार्य करूं। यानी कि वो क्या करते थे, जो भी कीमती भेंट आती थी अब वो किसको देना स्टार्ट कर दिए, भगवान को अर्पित करना प्रारंभ इन्होंने कर दिया। और जब भगवान को पैसा धन दौलत देने लग गए तो मंदिर की सुंदरता बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। मंदिर जैसे पहले तो पैसा जो आता था लूट का वो बांट लिया, तू बांट ले, तू बांट ले, तू भी ले ले, मैं भी ले लूं, सारे ले लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंत में जाकर उनको लगा कि यार ये चीज तो गलत है, क्यों ना हम इन पैसों से किसका भला करें, जनता का कल्याण करें, प्लस जो हमारे मंदिर है इनको क्या करें, सुधार करें। तो इससे क्या हुआ कि जो भी कीमती पैसा आता था या जो कीमती धातुएं आती थी जीतने के बाद में, या जो जीत लेते थे, तो वो क्या है, मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कीमती भेंटों को किसको दे देते थे, देवता को, या देवता के नाम समर्पित कर देते थे कि ये कीमती चीज है, ये मैंने जीती है, ये इस मंदिर के नाम में कर रहा हूं, और अब इस पैसे से इस मंदिर को क्या बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, ताकि मंदिर की जो सुंदरता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। अब उसी के लिए जैसे बाहर से कोई भी पैसा आया तो पत्थर मंगा लिया, रत्न मंगा लिए, हीरे मोती मंगा लिए, अलग प्रकार के धातुएं मंगा ली, जिससे क्या है मंदिर को अच्छे से अच्छा बना सके और मंदिर की जो स्थिति थी वो क्या कर सके, मजबूत कर सके। ठीक है। और फिर एक चीज और देती कि जो भी लेन देन है मंदिर का उसका एक हिसाब रखा जाए, ताकि समय समय पर मंदिर के ऊपर वो पैसा खर्च कर सके। ये यहां तक कंप्लीट हो गया आपके, कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है बेटा, टाइम हो गया आपका, लेफ्ट हो जाइए, लीव हो जाइए। थैंक यू सर। वेलकम।